तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दूं स्टूडेंट कि अगर संधि आप इस साल देख रहे हैं, यानी कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भी कुछ संधि हट गया है सिलेबस से, तो वो मैं एक बार बता दूं। व्यंजन संधि में आपको तुगागाम पढ़ना है और मनुस्वार पढ़ना है और जसत्व संधि पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे विसर्ग संधि देखेंगे। स्वर संधि को पूरी तरीके से हटा दिया गया है 2021 के लिए। तो इतना तो हमने सीख लिया स्टूडेंट। अगर ये आप 2022 में देख रहे हैं, 23 में देख रहे हैं या दूसरे बोर्ड के देख रहे हैं, तो आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे बोर्ड के स्टूडेंट को साथ लेके चलूं, ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी भी आशा है कि मैं सारे संधि कंप्लीट कराऊं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सारे संधि कंप्लीट करा दूं। तो सबसे पहले बता दूं कि सीबीएसई के सिलेबस में इस साल स्वर संधि नहीं है। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट बड़ी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप डायरेक्ट व्यंजन संधि पे जाइए। लेकिन जिनका स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत बेसिक ख़राब है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस को बहुत गलत ढंग से काट दिया गया है, इधर का उधर हटा दिया गया है। अब जो बच्चा संधि में स्वर संधि जानेगा ही नहीं, वो संधि ही नहीं जानेगा, तो व्यंजन कहाँ से सीखेगा, माफ़ कीजिएगा, विसर्ग संधि कहाँ से सीखेगा, व्यंजन संधि कहाँ से सीखेगा। तो हमें स्टूडेंट इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अगेन कहता हूँ, जिन बच्चों का संधि बिल्कुल कमज़ोर है वो सिलेबस पे ना जाए। अगर वो कोर्स में है तो वो वही क्वेश्चन को करे जो मैं उनको दे रहा हूँ सीबीएसई के स्टूडेंट, और वीडियो पूरा देखे, स्वर संधि भी देख ले, आपके लिए फ़ायदा ही मंद होगा। तो स्टूडेंट हम लोग संधि स्टार्ट करते हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है कि अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्ण आ जाए बहुत समीप में और उसका मेल हो, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं स्टूडेंट। अभी मैं स्टूडेंट यहाँ पे डिफिनीसन में दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत, नियम स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि हर एक संधि का अलग अलग नियम है जुड़ने का। आप स्वर संधि में देखेंगे उसके भी बहुत टाइप है, दीर्घ है, गुण है, सबका अलग नियम है। तो वही जिस भी नियम से नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमने सीखा। जैसे स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद ये कैसे जुड़ता है, ये सारा हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। विद्या जोड़ आलय। और अगर स्टूडेंट आप क्लास 10 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आप हमारे प्रो बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें मैं पर्सनली आपकी तैयारी करवाता हूँ संस्कृत की, और वो भी पूरे बेसिक से। तो विद्या जोड़ आलय का संधि क्या होता है, हम लोग बचपन से जानते हैं कि विद्यालय होता है। तो स्टूडेंट ये विद्यालय हमने देखा। अब स्टूडेंट इससे क्या पता चला कि दो अत्यंत समीप वर्ण आके जुड़ के ये मतलब एक शब्द का निर्माण करा दिया, जिसको हम लोग संधि कहें कि हाँ विद्यालय एक संधि है। तो स्टूडेंट हमने ये सीखा कि संधि आखिर में होता क्या है, और इसको स्टूडेंट हम लोग संधि कहते हैं और इसको विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद मतलब ये अलग अलग है, ये हमने सीखा। अब स्टूडेंट दूसरा चीज़ हमें सीखना है कि संयोग क्या होता है। जब दो अत्यंत मतलब स्टूडेंट समीपवर्ती वर्ण मिले आपस में, लेकिन कोई विकार ही परिवर्तन न हो, जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय एक नया शब्द बना कि हाँ विद्या का मंदिर, जहाँ स्कूल है, विद्यालय उसके लिए प्रयोग हुआ। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं कहूँ कि आपको धनम जोड़ इच्छति, तो इसका हो जाएगा धनमा इच्छन्ति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डायरेक्ट जुड़ गया, तो ये विकार ही पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ संयोग है। तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया कि संधि क्या होता है। अब स्टूडेंट संधि के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है स्वर संधि। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिले उसको हम लोग स्टूडेंट स्वर संधि कहेंगे, यानी कि स्वरों में परिवर्तन। उसके बाद स्टूडेंट आता है व्यंजन संधि। इससे पहले व्यंजन पढ़ाने से पहले मैं एक बात स्टूडेंट आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों को स्वर नहीं पता होगा कि स्वर क्या होता है। तो स्टूडेंट जितने भी हम लोग ये अ आ ई लिखते हैं, अ आ ह्रस्वी दीर्घी ऊ ह्रस्व ए ऐ, ये सब स्वर होता है स्टूडेंट। ठीक है, और व्यंजन जो हमारा क ख ग घ ये सब है, वो सब व्यंजन होता है। तो व्यंजन संधि मतलब क्या होता है स्टूडेंट, व्यंजन संधि मतलब होता है व्यंजनों में परिवर्तन, यानी कि व्यंजन, दो व्यंजन के मिलने से संधि बनेगा।
विसर्ग संधि मतलब होता है विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग हम लोग इसको कहते हैं, ये विसर्ग है स्टूडेंट, यानी विसर्गों में परिवर्तन। तो ये 3 संधि क्या होता है ये हमने देखा। अब आते हैं थोड़ा सा सीबीएसई के को लेकर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि सीबीएसई में स्वर संधि 2021 बोर्ड एग्जाम में नहीं है, तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। लेकिन अगर आप संधि थोड़ा सा 9th में पढ़े, अच्छे ढंग से पढ़े, तो आप डायरेक्ट जाके व्यंजन को पढ़िएगा। लेकिन आप संधि आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आपको स्वर संधि जानना जरूरी है स्टूडेंट। स्वर संधि के कुछ आपको नियम है जो आपको पता होने चाहिए। वो क्या है आइए देखते हैं स्टूडेंट। तो स्वर संधि में पहला संधि होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं स्टूडेंट? थोड़ा सा मैं डिफिनीशन की बुक रख के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ताकि स्टूडेंट समय की बहुत ज़्यादा वो जो है बचत हो सके। तो दीर्घ संधि ऐसे संधि को कहेंगे स्टूडेंट जब 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाए, यानी आ हरा दीर्घी दीर्घू, ये दीर्घ है, अ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू अ प्लस आ इक्वल टू आ। इसी प्रकार ह्रस्व प्लस ह्रस्व जिसको आप छोटी ई भी कहते हैं इक्वल टू दीर्घी, तथा ह्रस्व प्लस दीर्घु इक्वल टू दीर्घु आदि होता है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये आपको लिख लेना है। आप कोई भी आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, इसे मतलब नहीं है, ये आपको लिख लेना है। अ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस अ इक्वल टू अ प्लस आ इक्वल टू आ। इसी प्रकार ह्रस्व प्लस ह्रस्व ई, ह्रस्व प्लस ह्रस्व उ, ये लिख लेना है, ये आपको याद कर लेना है। और इसका महत्व कहाँ होता है स्टूडेंट? जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो हमने ये सीखना है। अब देखिए स्टूडेंट दीर्घ संधि का तो हम लोग डिफिनीशन देख लिए। अब आइए इसके स्टूडेंट उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और बनाया कैसे जाता है उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक चुन के एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट हमने लिया महा जोर, कैसे स्टूडेंट संधि बनता है रटने की जरूरत नहीं है। महाजोर अनुभावः ये हमने लिया। अब देखिए स्टूडेंट इसका संधि क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट हमेशा इसके अंत में क्या है उसको यहाँ पे लिखिए और इसके शुरुआत में क्या है उसको यहाँ पे लिखिए। ये दीर्घ संधि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जिनके सिलेबस में वो पढ़े, सीबीएसई 2021 सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्वर संधि तंका थोड़ा भी नहीं जानते, बहुत हद तक जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो आप व्यंजन और विसर्ग नहीं सीख पाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जानना जरूरी है स्टूडेंट। तो महाजोर अनुभाव क्या होगा? तो सर हम रटे हुए महानुभाव होगा। तो इसका कैसे होगा वो पढ़ते हैं स्टूडेंट। उससे पहले थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने ये जो आपको बताया अ प्लस अ इक्वल टू आ, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। तो महाजोर अनुभाव, तो देखिए स्टूडेंट महा जब हम लोग महा का उच्चारण करते हैं तो हमें क्या आता है? आ आता है, महा। तो आया, जब आप उच्चारण कीजिएगा महा तो आया, और प्लस अनुभाव का हम लोग उच्चारण करते हैं तो अ शुरुआत में आता है। तो हमने पढ़ा कि जहाँ आ और प्लस अ आ रहा है, ये दीर्घ संधि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। 2 स्वर वर्ण है, देखिए अ आ स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण आपस में मिल रही है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर संधि में कैसा संधि है? तो दीर्घ संधि है। तो आ प्लस अ क्या होता है स्टूडेंट? हमने पढ़ा, ध्यान से बोलिए क्या होता है। तो आ प्लस अ सर आ ही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? महा और अ इधर का जुड़ गया, यानी कि इधर का अ तो यहाँ आके आ बन गया, और इधर का आ जो था वो भी आके एक ही आ बन गया, यानी कि मह ह तो लिखाएगा उसका आ यहाँ आ गया है और अ यहाँ आ गया है, तो मह, और ये दोनों आ प्लस अ एक जगह आ बन जाएगा। तो मह ह में पहले से अ है और महा लगा देंगे और इसका अ तो इसी में आके मिल गया, तो बचा क्या? नुभाव। तो क्या आंसर हो जाएगा? महानुभाव। इसी प्रकार स्टूडेंट एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखते हैं भानु जोर उदय, बड़ा ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। भानु जोर उदय, देखिए इसमें क्या है? भानु देखिए भानु पढ़ रहे हैं, नू है, इस तरफ नू है, मतलब
छोटी ऊ है जिसको हम लोग हरस ऊ कहते हैं, मतलब ऊ है। अगर उस तरफ हो तो बड़ी ऊ है यानी कि दीर्घ ऊ है। ऊ प्लस उदय का ऊ, तो जान रहे हैं कि छोटी ऊ मिलके और बड़ी, माफ़ कीजिएगा, छोटी ऊ है यानी कि हरस ऊ, इसका शुद्ध उच्चारण है हरस ऊ। तो ऊ हरस ऊ मिलके क्या बनता है, तो दीर्घ ऊ बनता है। ये हमने पढ़ा था, अभी याद किया था। तो क्या हो जाएगा, तो भां और न ही लिखाएगा नू, ऊ तो इसका यहाँ आ गया और इसका ऊ यहाँ आ गया, तो यहाँ पे और दोनों मिलके दीर्घ ऊ बन गया, तो एक भानु आता है। सीख लिए कैसे बना, तो देखिए भान, ये ऊ तो यहाँ आ गया, ये ऊ यहाँ आ गया, यहाँ का दह बचा और भान बचा, भान और छोटी यू दोनों का मिलके बड़ी यू हो गया। तो बड़ी यू कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे भानुदय। ये हमने स्टूडेंट बड़ा अच्छे से सीखा। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, विद्या जोरालय हमने पढ़ा, विद्या जोरालय इसमें क्या हुआ, तो ये भी सीख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल है। और इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, अगर वो उनका बेसिक ख़राब है तो भले आपके सिलेबस में ये ना हो, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसमें दिक्कत है तो आप कैसे बदल पाएंगे व्यंजन संधि को। तो ये दीर्घ संधि है। अब देखिए विद्या जोड़ आलय, विद्यालय बहुत बढ़िया। तो कैसे विद्यालय, देखिए विद्या द्या यानी यहाँ का विद्या आ और यहाँ का अ, दो आ प्लस अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो विध तो हम लिखेंगे विध, और यहाँ का लय क्योंकि अ तो यहाँ आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या बनाया, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी, यहाँ पे अ नहीं है, यहाँ पे आ है, तो आ हम लिखे, तो आ प्लस आ भी आ ही होता है। तो हम लय यहाँ बच गया और यहाँ विध बच गया, और दोनों का आ एक जगह कॉमन होके आ बन जाएगा, तो विद्या आ पहले से, तो विद्यालय। ये हमने सीखा, कितना सिंपल है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। संस्कृत में दीर्घ संधि का अगर परिभाषा हमें लिखना हो तो उसको हम लोग कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घः। बहुत छोटी सी संस्कृत में परिभाषा होती है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग गुण संधि देख लेते हैं। ये देखिए गुण संधि क्या होता है। तो स्टूडेंट गुण संधि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, और ये सारे बच्चे नोट कर लेंगे जिनका स्वर संधि बोर्ड में हो, सिलेबस हो, या सीबीएसई में नेक्स्ट ईयर आप वीडियो देख रहे हो तब हो, तो ये आपके लिए। ये देखिए कैसे कैसे बनता है, याद कर लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। आइए स्टूडेंट अब गुण संधि देख। तो स्टूडेंट हमने स्वर संधि को जाना और दीर्घ संधि को जाना, उसी तरह स्टूडेंट हम गुण संधि को पढ़ेंगे, और जो भी यन संधि है, आदि संधि है, जो भी संधि है स्वर संधि का, उसको पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसी में एक अलग वीडियो डाल दूंगा। अब आइए हम लोग अपने जो इस साल के सीबीएसई के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये एक बेसिक है संधि का स्टूडेंट, जो सारे स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ते हैं और जानते हैं कि व्यंजन संधि में होता क्या है। तो उससे पहले स्टूडेंट मैं 1-2 मिनट का सारे स्टूडेंट को टाइम देता हूं, ताकि वो ये नोट्स जो भी मैं अभी लिखाया हूं उसको काम करे, उसको लिख ले कहीं कॉपी में पॉज करके वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट अब व्यंजन संधि का पढ़ाई शुरू किया जाए, क्योंकि व्यंजन संधि से ही आपको सीबीएसई में इस साल सिलेबस में है। तो व्यंजन संधि में भी स्टूडेंट बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। व्यंजन संधि में स्टूडेंट हमें तुगागाम पढ़ना है, और म का अनुस्वार मनुस्वार जो होता है वो पढ़ना है, और जसत्व संधि यानी कि जलालाम जोस्यन्ते उसको पढ़ना है। और अगर हम लोग प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण परिवर्तन नहीं पढ़ेंगे तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो ये भी हमें पढ़ना है। तो व्यंजन संधि में स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, और 1-2 जो हट चुका है तो उसको मैं बताते चलूँगा, आप पढ़ते चलिएगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं व्यंजन। स्टूडेंट ये बैच सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दो कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है, और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है।
उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा। ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95 प्लस संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए, आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है, अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के जरूर भेज दें, हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट आइए व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं कि स्वर संधि सिलेबस से हट चुका है 2021 के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन किन्हीं का संधि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो स्वर संधि का एक संधि होता है दीर्घ संधि, जिसकी वीडियो मैं डाल रखा हूँ, तो उसको जाके देखिएगा, उसको पढ़िएगा, तो आपका जितना भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी बच्चा ये मत समझे कि ये सिलेबस से हट गया, हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जान लीजिए अगर आपका संधि कमज़ोर है तो बिना उसको पढ़े आप व्यंजन संधि नहीं बना सकते, ना विसर्ग संधि बना सकते, ये बात आप जान लीजिए। तो आइए स्टूडेंट व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि का मतलब होता है कि व्यंजन यानी कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन हो जाए उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसके जितने भी संधि है एग्जाम्पल हैं उसमें स्टूडेंट इस साल 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में हमें मात्र बहुत कम 4 संधि को ही पढ़ना है। सबसे पहले तुगागाम, मनुस्वार, जसत्व और प्रथम वर्ण से पंचन वर्णन परिवर्तन। किसी किसी बुक में एक ही में ये सब लिख रहा है तो एक हो रहा है, लेकिन 4-5 हमें पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट इतना आपको पढ़ना है। और जो भी जिस साल ये स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी साल देख रहे हैं, अगले साल देख रहे हैं या किसी और बोर्ड के, तो आपके सिलेबस में जो है वो पढ़े, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले व्यंजन संधि का तो डिफिनीसन पढ़ लिए, लेकिन आइए स्टूडेंट उसका एक एक करके टाइप जानते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें तुगागाम नहीं पढ़ना है, हमें जसत्व पढ़ना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा हल्के से शुरुआत करते हैं तो अच्छा से समझ में आता है, और जसत्व भी हमारे सिलेबस में है। तो जसत्व संधि का मतलब क्या होता है स्टूडेंट मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, यदि वर्ग के ध्यान से यहाँ पे मैं डिफिनीशन की बुक रखा हूँ और आपको बता रहा हूँ, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, इसको हम लोग इसका स्टूडेंट संस्कृत में परिभाषा क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। इसका परिभाषा होता है झलाराम जोस्यंटे, यानी कि ये आपको तो समझ में नहीं आएगा, इसका पूरा हिंदी वाक्य आप पढ़ेंगे और संधि बनाएंगे तो आपको समझ में स्टूडेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या होता है कि
जल्दी जल्दी हम लोग नहीं पढ़ना है, हमें बहुत आराम से पढ़ना और मेरी बातों को ध्यान से आप पढ़िएगा। तो स्टूडेंट आइए जो जसत्व संधि है उसका पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं। और आप प्रो बैच में हैं तो, और प्रो बैच के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको पीडीएफ मिलेगा, तो उन्हीं पीडीएफ को सॉल्व कीजिएगा और इसको भी लिख लें। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य व र ल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये हमने डिफिनीशन पढ़ा, बहुत हद तक आपको कुछ समझ में नहीं होगा, इसको लिख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट इस डिफिनीशन को पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि वर्ग क्या होता है। तो स्टूडेंट वर्ग मतलब यहाँ पे क्लास मतलब होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कवर्ग तो क ख ग घ अंग, ये कवर्ग हो गया, यानी कि क ख ग का वर्ग। तो उसी तरह किसी भी वर्ग, चवर्ग तो च छ ज का वर्ग, पवर्ग प फ व का वर्ग, टवर्ग तो ट ठ ड का वर्ग। तो उसी तरह स्टूडेंट किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का, या चतुर्थ वर्ण है। चतुर्थ तृतीय का मतलब होता है, जैसे स्टूडेंट मैं अगर कवर्ग को कहूँ, अगर मैं कहूँ कि आप कवर्ग लिख के दिखाइए कवर्ग, तो आप कहेंगे कि सर क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ। तो देखिए क वर्ग का पहला अक्षर हुआ, क वर्ग का दूसरा वर्ण हुआ, माफ़ कीजिएगा वर्ण हुआ, तीसरा वर्ण हुआ, चौथा वर्ण हुआ, ठीक, ये हमने पढ़ा। तो उसके बाद स्टूडेंट किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थी वर्ण रहे या य व र ल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये स्वर्ण व्यंजन क्या है, बहुत बेसिक चीज़ है। स्वर्ण वर्ण मतलब स्टूडेंट होता है अ आ ई ह्रस्व दीर्घ उ ए री ए ऐ ओ औ, ये स्वर्ण वर्ण हमारा हुआ। और जितने भी क ख ग घ ट ट ड ढ ये सब है, ये सब है व्यंजन वर्ण, ठीक है स्टूडेंट। या कोई स्वर वर्ण रहे तो प्रथम वर्ण का, प्रथम वर्ण जो होगा स्टूडेंट उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा और समझ लिया। अब देखिए स्टूडेंट इस पे 2-3 एग्जाम्पल करेंगे धराधर और एक एक संधि हमारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिस भी बच्चों को अगर संधि का थोड़ा भी जोड़ने भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा आज तक उसने छुआ भी नहीं है, तो जाके पहले स्वर संधि वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी यहाँ पे आइएगा। नहीं तो फिर आप कहिएगा सर मेरा हमसे नहीं बन पा रहा है, हमें दिक्कत हो रहा, तो ये बात अलग हो जाएगी स्टूडेंट। इसमें आपको पढ़ना चाहिए। तो जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है दिक जोर गज। अब बहुत ध्यान से, बहुत बच्चे कहेंगे सर दिग्गज होगा, इसका कैसे होगा ये आप बता दीजिए हमको, तो नहीं पता है सर। तो ध्यान से देखिए, देखिए अंत में क्या आया, दिक क। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो क आ रहा है, क, ठीक है सर, एक क आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सर एक बात बताइए, इधर जब पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो ग आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, इसी सवाल को करने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोई बीच में ये नहीं कि सर आप ये पढ़ा रहे हो वो पढ़ा रहे, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं लास्ट में कर दूँ तब तक आप नहीं कुछ कहिए, शांति से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। दी क और गजा, सर ये क आया, ठीक, और यहाँ पे सर ग आया। तो डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा था कि यदि वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो देखिए क वर्ग का प्रथम वर्ण आया सर, प्रथम वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का, उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय रहे, चतुर्थ रहे या य व र ल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, अ आ ई उ ए कुछ भी रहे, तो प्रथम वर्ण जो है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा कि यहाँ पे क और ग है, यानी प्रथम वर्ण तो ये हो गया, और ग क्या किसी वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो आप कहेगा सर ये तो क वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो किसी वर्ग का रहे, जैसे ट ठ ड, अगर ड भी रहता है तो ड भी तो ट वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो देखिए हमारा फार्मूला यहीं पे लागू हो गया कि पहले में पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का, तो क वर्ग का पहला वर्ण, और किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण है या चतुर्थ वर्ण है, तो देखिए क वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो ये जरूरी नहीं है कि क वर्ग का पहला वर्ण है तो यहाँ भी क वर्ग का तृतीय वर्ण रहेगा, ऐसा नहीं है। ट वर्ग का, च वर्ग का कुछ भी हो सकता है, ये संयोग से क वर्ग का ही है। तो यहाँ पे क वर्ग का ग है, तो क्या पढ़ा कि प्रथम वर्ण का उसी वर्ण में उसी वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा। बहुत सिंपल पढ़ा कि प्रथम वर्ण का उसी वर्ण का तृतीय हो जाएगा। तो दी पढ़ा, और क में स्टूडेंट ऐसे हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा क होता है। अगर म में मैं ऐसे मार दूँ आधा म, ट में मार दूँ आधा ट, तो क में लगा हुआ है, यानी क जो है
वो इसी वर्ग का, समझे स्टूडेंट, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीया बना रहा है तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का, तो ये कौन वर्ग का है, ये क वर्ग का, तो क इसी वर्ग का तृतीया हो जाएगा। तो ये क वर्ग का, तो क वर्ग का तृतीया क्या होता है सर, ग होता है, तो ग हो जाएगा। तो दी ग आ गजह का गजह लगेगा, लेकिन स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा क्योंकि आधा क है तो यहाँ पे दी और आधा ही ग रहेगा और गजह दिग्गजह, ये हमारा सही हो गया। दूसरा एक स्टूडेंट और एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ने से पहले स्टूडेंट बता दूं कि जिन बच्चों ने व्यंजन संधि कंप्लीट नहीं किया है या स्वर संधि को नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर पढ़े। एक और ज़रूरी सूचना बता दूं स्टूडेंट कि 2021 बोर्ड एग्जाम में से स्वर संधि को हटा दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट जिनका संधि बहुत ही कमज़ोर है तो वो स्वर संधि जाके जरूर पढ़े। आपको वीडियो व्हाट्सएप पे लिंक दी गई होगी, और व्यंजन संधि को उसके बाद पढ़ें और तब विसर्ग पढ़ने आए। और जो भी आपको PDF दिए जाते हैं उसको सॉल्व करें, और CBSE वाले स्टूडेंट सिर्फ टिक क्वेश्चन को सॉल्व करें। उससे पहले स्टूडेंट बता दूं कि जिन बच्चों का संधि कमज़ोर है वो तो ये काम फॉलो करें। उससे पहले बता दूं स्टूडेंट एक और बात जिसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं आपसे, माफ़ी चाहता हूं कि व्यंजन संधि जब हमने पढ़ाया था तो तुगागाम गलती से पढ़ाना मैं भूल गया था, तो एक नेक्स्ट वीडियो में संधि की बनाऊंगा, उसमें मैं तुगागाम आपको पढ़ा दूंगा। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो 2021 बोर्ड एग्जाम में हमें बस 2 संधि को पढ़ना है विसर्ग में, एक पढ़ना है उत्वम को और एक स्वत्वम को, ठीक, यही 2 संधि हमें पढ़ने हैं। उसके बाद लोप संधि हो गया और रुत्वम हो गया। अगर आपके बोर्ड में है तो इसको भी आप पढ़िएगा, लेकिन CBSE बोर्ड में 2021 में नहीं है। नेक्स्ट ईयर अगर आप देख रहे हैं वीडियो या कभी भी देख रहे हैं, जब भी आपके सिलेबस में पढ़िएगा। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो बता दें स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस साल सिलेबस में सिर्फ उत्वम है और सत्वम है 2021 CBSE के लिए। आप जिस भी ईयर में दे रहे हैं तो अपना सिलेबस में देखिए कि क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, HP बोर्ड और UK बोर्ड के भी कुछ है, उत्तराखंड से भी, तो उन सब को जितना उनके सिलेबस में वो पढ़े। और जैसा कि मैंने पहले बताया व्यंजन में तुगागाम छूटा हुआ है तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। और जिनको भी संधि नहीं आता है, जैसा मैंने पहले भी अगेन बता रहा हूँ आपको, स्वर संधि पहले पढ़िए, व्यंजन पढ़िए और तब विसर्ग पे आइए। तो ये सब आपने जान ही लिया। अब स्टूडेंट उत्वम में हमें क्या जानना है उसका डिफिनीसन पहले देखते हैं। और जब मैं डिफिनीसन पढ़ूँ तो कोई भी बच्चे घबराइएगा मत। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, सर हमको तो समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट क्या डिफिनीसन पढ़ लेने से अगर समझ में आ जाता तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफिनीसन पढ़ के ही ना आपको समझाता हूँ। आप भी बुक से पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं और समझ आते हैं, तो एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो घबरा क्यों जाते हैं, पूरी वीडियो को शांति से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, उत्वम संधि का मतलब ही होता है विसर्ग जो होते हैं, विसर्ग को ऊ करने का नियम। ऊ मतलब ह्रस्व ऊ। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ह्रस्व और दीर्घ क्या है। तो एक छोटा सा बचपन का हमारा कॉन्सेप्ट है, शायद आप 1-2 का ये कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं पता कोई शर्म की बात नहीं, आराम से सीखिए। देखिए स्टूडेंट, ये ऊ हुआ तो ये ह्रस्व हुआ, ये दीर्घ ऊ हुआ, जिसको हम लोग बचपन में छोटी ऊ, बड़ी ऊ कहते थे। तो छोटी का मतलब होता है ह्रस्व, बड़ी का मतलब होता है दीर्घ, यही शुद्ध उच्चारण है। जैसे ये ह्रस्वी दीर्घी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, डिफिनीशन क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो या उसके बाद अ हो, मतलब ध्यान से देखिएगा, विसर्ग से पहले अ हो या उसके बाद अ हो, उसके बाद अ न हो के किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या य, र, ल, व हो, तो विसर्ग को ऊ हो जाता है तथा प्रथम अ और ऊ मिलकर ऊ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं डिफिनीशन को एक बार और। यदि विसर्ग से पहले अ हो, तो ये मैंडेटरी है स्टूडेंट कि विसर्ग से पहले अ होना ही चाहिए उत्वम के लिए विसर्ग संधि में। और उसके बाद विसर्ग के बाद अ हो या किसी भी वर्ग का, अब वर्ग से समझिए तात्पर्य क्या है। जैसे स्टूडेंट मैं कहूँ क वर्ग, तो आप क्या कहेंगे, सर क, ख यहाँ सटाना पड़ता है नीचे, ग, घ और अंग आप कहेंगे। तो ये पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, माफ़ कीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मतलब स्टूडेंट अभी देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, कवर्ग का पहला वर्ण ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, उसी तरह चवर्ग, टवर्ग। तो वही किसी भी वर्ग, तो वर्ग वही होता है, किसी वर्ग का तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए, पांचवा हो जाए, किसी भी वर्ग का।
या यरलव हो तो विसर्ग को ऊ हो जाता है और प्रथम अ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे अब ये समझिए, डिफिनीशन तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट 4-5 एग्जाम्पल कर लेंगे समझ जाएंगे। अब देखिए अ हो जाए, उससे पहले विसर्ग हो, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अ है, विसर्ग उसके बाद यानी विसर्ग से पहले अ या इसके बाद अ हो या कुछ भी हो। तो अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो अ और विसर्ग जो होता है वो ऊ हो जाता है, सिर्फ विसर्ग होता है। तो देखिए कैसा हो जाएगा, तो अ तो अ ही रहेगा और विसर्ग हो जाएगा ह्रस्व ऊ यानी छोटी ऊ, ये हो गया, और अ यही रहेगा। और हम जानते हैं कि अ प्लस ह्रस्व ऊ मिलके ओ हो जाता है और फिर अ यहाँ का आ गया तो ये ओ प्लस अ मिलके ओड हो जाता है। ये हमने सीखा, यही स्टूडेंट नियम है। अब आइए 2 एग्जाम्पल फटाफट देखते हैं और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, 2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, उत्तम आपका पूरा बन जाएगा। बस देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, प्रथम जोड़ अध्याय, अध्याय, ठीक। तो प्रथम इसका कहानी छोड़िए और ये अंतिम वाला पढ़िए। संधि में अंतिम और पहले, प्लस से पहले अंतिम और प्लस के बाद पहले वाला का ही महत्व होता है। अब मह, तो आप पढ़ रहे हैं मह, तो इसको साइड कीजिए थोड़ा सा, मह पढ़ा आपने, तो मह, जब आप मह पढ़ते हैं स्टूडेंट तो आप तो यहाँ पे अंधे नहीं होंगे, तो ये तो आपको पता चल गया कि विसर्ग है। अब ये पता चल गया स्टूडेंट कि हमको विसर्ग है, लेकिन जब हम लोग म पढ़ते हैं म तो म में हमारा अ का उच्चारण आता है, तो यानी हमने जाना कि विसर्ग से पहले भी क्या, अब स्टूडेंट हमने जाना कि विसर्ग से पहले भी क्या होता है, अ होता है। होता नहीं मतलब यहाँ पे है, जैसे हमने पढ़ा म, तो म अ का उच्चारण आ रहा है और उसके बाद विसर्ग आ रहा है। और फिर देखिए स्टूडेंट प्लस के बाद क्या आ रहा है, तो अ ही आ जा रहा है, शुरुआते में अ है, और अच्छी बात, शुरुआत का हमने अ लिया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम विसर्ग का विसर्ग, विसर्ग से पहले जब हम म का उच्चारण करते तो म में अ आ जाता है तो अ, और विसर्ग माफ़ कीजिएगा प्लस के बाद भी अ है तो अ। अब देखिए स्टूडेंट, अ प्लस विसर्ग हमने जाना क्या हो जाता है, तो कुछ नहीं हो जाता है सर, अ रहता है और विसर्ग ऊ हो जाता है। उसके बाद प्लस अ है और ये दोनों मिलके ओ हो जाता है और ये अ का अ हो जाता है, दोनों मिलके दोबारा क्या हो जाता है, ओड हो जाता है। ये पहले मैंने बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या उठ के आया, तो ये विसर्ग की कहानी ख़त्म हो गई, ये तो सब मिलजुल के ये बना। म में जो पहले से अ था उसका कहानी ख़त्म हो गया, अब म में कुछ नहीं बचा, अ का अ ख़त्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचा ध्याया। अब देखिए तो प्रथ, अब म तो म बचा ही, म का अ नहीं है और इधर सिर्फ बचा ध्याया, और क्योंकि अ विसर्ग और म में का सब मिल के ओड बन गया। कैसे बन गया ये जाना हमने, तो देखिए अब हमको बीच में सिर्फ ओड को एडजस्ट करना है, तो ड तो पहले ही एडजस्ट हो जाएगा, अब बच गया ओ, तो वो कैसे एडजस्ट होगा, तो म, जब हम म का उच्चारण करते तो अ अभी भी आ रहा है, तो एक अ हटा और एक अ आ जाएगा, ओ देखिए प्रथम, तो अ तो पहले आ गया, विसर्ग आ गया, तो अ तो हट चुका है लेकिन अभी भी उच्चारण में आ रहा है, तो हम जब ओ इसमें एडजस्ट करेंगे तो ओ का अ इसमें एडजस्ट करके मतलब एक अ हटा दिए, एक ओ का अ लगा दिए और हो गया। तो म तो पहले से था, अ यहाँ एडजस्ट हो गया और ये एकले वाला यहाँ हो गया, अब मो हो गया, मो हो गया, देखिए तो प्रथमोध्याय। उसी तरह स्टूडेंट एक एग्जाम्पल सेम इसी पैटर्न पे, और उसके बाद एक और सीखेंगे, उसके बाद हो जाएगा ख़त्म। अब देखिए स्टूडेंट, राम जोर अवोदत्त, अब ये जल्दी होगा, म में अ प्लस विसर्ग और फिर अ, मतलब जान गया कैसे मिलके ओड हो जाता है। अब देखिए राम, म में तो अ है यानी ओ इसी में एडजस्ट होगा, यानी रामो अड अवध वदत्त, जो इसमें यूज हो गया इसको दोबारा यहाँ नहीं लिखना है, ये हो गया। ये तो सीखा। अब दूसरा पैटर्न स्टूडेंट क्या होगा इसका, अक्सर आपको ऐसा ही मिलेगा, बोर्ड में भी लगभग आपको ऐसा मिलेगा। पहले स्टूडेंट आप ऐसे संधि देखते थे घबरा जाते थे, ये ड क्यों लग गया सर बताइए, ऐसे लगता है, ये नियम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोर्स के बच्चे होंगे, कोर्स ज्वाइन कीजिए, तब आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं लिखूँ यश और जोर गानम लिखूँ, गानम, तो क्या होगा इसका संधि विषय, तो देखिए विसर्ग की कहानी आ रही है, तो पहचानने का भी नियम सुनिए, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग संधि है। यश स में पहले से अ है प्लस विसर्ग,
और जोड़ ग। तो विसर्ग से पहले अ है, ठीक है अ है। विसर्ग के बाद क्या है, तो इस बार अ नहीं है, तो क्या काम करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ने डिफिनीशन पढ़ा, यदि विसर्ग से पहले अ हो या उसके बाद भी अ हो अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा हो, य र ल हो, तो हम लोग क्या काम करेंगे, ग लगा देंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे ह भी है तो य र ल ह, तो य र ल का वो पांचवा वर्ण होता है, तो उसको भी पांचवा वर्ण ही लेके चलिएगा। जब आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अ प्लस विसर्ग प्लस ग। अब देखिए कबर का ये तीसरा वर्ण है, डिफिनीशन में भी है कि ये जरूरी नहीं है कि विसर्ग, सिर्फ ये जरूरी है कि विसर्ग से पहले अ हो, अब विसर्ग के बाद अ भी हो चलेगा, लेकिन उसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ण भी हो सकता है किसी भी वर्ग का। तो ग आया, तो ग देखिए कबर का तीसरा वर्ण है, तो ठीक है ये उत्वम संधि है। अब देखिए अ प्लस विसर्ग का तो क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है सर, तो ये मिलके अ प्लस ऊ मिलके ओ हो गया और ग इधर बचा, यानी ओ प्लस ग क्या हो गया, ओग हो गया। ये सब आप बोर्ड में जब क्वेश्चन बनाएंगे ये सब नहीं लिखिए, ये सब सीखने का, बहुत बच्चे ये भी उतार के चलाएंगे वहाँ बना देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका लिखना है, ये हमारे मन को सीखने का है। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्टूडेंट ये धराधर आप बनाएंगे। और बैच में ऐसा ही हो रहा है, इतना बच्चा प्रैक्टिस कर लिया है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। तो अब देखिए ओग, तो य स विसर्ग का काम तो पहले ही से खत्म, स में पहले से अ है तो सिर्फ ओ को एडजस्ट कर देंगे, सो बन गया। और ग यहाँ से तो पहले ये सब घ इसमें मिलके गायब होके ओग बना, यानी यहाँ बचा क्या, एक अकले और एक पाई और नानम, और यहाँ का ग यहाँ का उठ के लग गया ओगानम। ग हटाइएगा भी नहीं तो भी चलेगा। जब भी ऐसा सिचुएशन है सीधे यशोगानम। वो देखिए वो इसमें आपका नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप नहीं आ रहा, समझिए हम गलत बना रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है उत्वम का। अब दूसरा स्टूडेंट है रुत्वम, लोपा और सत्वम। तो देखिए रुत्वम और लोपा 2021 सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ना है, लेकिन अदर बोर्ड वाले तो उनको पढ़ना है, तो उनके लिए कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं सत्वम बता देता हूँ, क्योंकि जो सीबीएसई वाले वो सत्वम पढ़ के वीडियो को मतलब ख़त्म करें। और स्टूडेंट ये बैच सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस पे तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत की फुल सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं संस्कृत प्रो बैच 2021 है क्या। तो स्टूडेंट ये बैच संस्कृत बोर्ड एग्जाम को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले स्टूडेंट बता दो कि इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन है संस्कृत बोर्ड की, उसकी जो तैयारी होती है वो 0 लेवल से हाई लेवल होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो भी अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें शेड्यूल एंड टारगेट बेस्ड स्टडी होती है, यानी कि आपका पर्सनली शेड्यूल तय होता है और आपका पर्सनली टारगेट तय होता है और उसके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट बता दूं कि आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो उसी वक्त से शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर बैच तो आपने इस दिन लॉन्च किया था, मैं आज कोर्स लूँगा तो क्या मेरी पढ़ाई आज से शुरू होगी, मेरे पिछले क्लास छूट गए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप कोर्स को इनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपका पढ़ाई शुरू से उसी वक्त से कराया जाएगा, ये बात आप गौर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट चौथी बात बता दूं, ग्रामर एंड जो सेमूसी बुक है आपका लिटरेचर का, उसकी स्टूडेंट पूरी की पूरी आपको वीडियो मिलती है, पूरे बेसिक से मिलते हैं, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। बता दिया स्टूडेंट मैंने पहले ही कि ये बैच का मकसद ही है पूरे जो कमज़ोर स्टूडेंट है संस्कृत में उनको इतना प्रिपेयर कर देना, उनको इतना मदद कर देना कि वो 95+ संस्कृत में स्कोर कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट आपको वर्कशीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, PDF मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन असाइनमेंट और वर्कशीट से आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपको डेली गाइड मेरे द्वारा मिलेगा, पर्सनली कॉल पे व्हाट्सएप पे आपको डेली पर्सनली गाइड मिलेगा। ये नहीं कि आप बैच ज्वाइन किए आपको हमने सारा मटेरियल एक बार में दे दिया कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं है। हम डेली आपका प्लान शेड्यूल तय करके आपको मटेरियल देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टेस्ट सीरीज आपका होता है हर 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम हमेशा वीक में आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, जूम ऐप के थ्रू आपसे लाइव मीटिंग करेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इतना सब कुछ आपको बैच में मिलता है। बैच पूरे किसी भी आप लेवल पे हो सकते हैं स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका बोर्ड में जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं तो आप 95 स्कोर कर जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि संस्कृत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें एक चाहिए सही स्ट्रेटजी जो आपको मास्टर साहब ही दे सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि ये बैच
कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आप बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पता होगा बैच को ज्वाइन करने के लिए एक छोटी सी फ़ी है जो है 400 रुपीज़। स्टूडेंट अभी एक बैंक अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट इस अकाउंट में आपको 400 रुपये भेजने हैं, यानी कि 400 रुपीज़। आप स्टूडेंट किसी भी ऐप के थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन पे, भीम UPI किसी भी ऐप के माध्यम से आप इस अकाउंट में 400 रुपीज़ भेजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट अभी भेजने के बाद आपको एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना है या रिसिप्ट डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट। उसके बाद स्टूडेंट हमें मेल कर देना है। अभी हमारा मेल ID शो हो रहा होगा, तो मेल में स्टूडेंट पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और संस्कृत लिख के ज़रूर भेज दें। हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे।